हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी शुरू की थी जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो देखिए, चैप्टर नंबर 2 में हमने पूरा पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को पढ़ लिया था। 9 पाषाण काल हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, नेइनुओ नाम की एक लड़की है, तो उसके बारे में है। आज नेइनुओ अपना पसंदीदा खाना खा रही थी। चावल, स्क्वैश, कद्दू, बीन और गोश्त। स्क्वैश, कद्दू और बीन्स उसकी नानी ने अपने घर के पिछवाड़ों के छोटे से बगीचे में उगाया था। खाते खाते नेइनुओ को पिछले दिनों अपनी स्कूल की तरफ से आई गई यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में खाए गए खाना की याद आ गई। वह इतना मसालेदार था, पर ऐसा क्यों था? तो देखिए, नेइनुओ जो है वो हमारा एक दूसरे राज्य में रह रही थी, तो उसके स्कूल में टूर गया था, और जो कि मध्य प्रदेश गया था। तो वहाँ का खाना काफ़ी स्पाइसी, ऑब्वियसली यूपी, एमपी, बिहार, यहाँ पे हम लोग स्पाइसी फूड बनाते हैं। तो अब वो सोच रही थी कि वो वहाँ का खाना इतना ज़्यादा मसालेदार, इतना स्पाइसी क्यों था। तो आइए देखते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं और जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्र में ही उगाते हैं। तो आप समझिए कि हम आज जो फूड खा रहे हैं उसमें ज़्यादातर फसल और जानवरों से ही मिलता है। तो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग तरीके की मौसम की ज़रूरत होती है, अलग अलग तरीके की जलवायु की ज़रूरत होती है। तो धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी, मतलब धान के लिए अगर आप चावल उगा रहे हैं तो वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी गेहूं और जौ के कंपैरिजन में। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्र में उगाते हैं। तो जहाँ पे बारिश अच्छी खासी मात्रा में होती होगी वहाँ पे धान की फसल बहुत अच्छी उगती होगी। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ व बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, तो पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। देखिए, जो आरंभिक मानव थे वो क्या थे? वो आखेटक थे, संग्राहक थे। वो अपना भोजन खुद उत्पादित नहीं करते थे, खुद प्रोड्यूस नहीं करते थे, कोई खेती वेती नहीं करते थे। तो अब यहाँ पर हुई है खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो अध्याय 2 में हमने पढ़ा है कि दुनिया की जलवायु बदलती है। हमने बताया था कि मध्य पाषाण काल है, उस समय जलवायु बदल रही थी, तो बदलती है। साथ ही साथ जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का जलवायु बदला तो देखिए पेड़ पौधे और जानवर भी बदले। तो लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, बीज कैसे अपने डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण और उनसे पौधा निकलना आदि। यानी लोगों ने इन चीज़ों पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि ये खाने लायक वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिल जाती हैं। तो यानी कि इससे तो धीरे धीरे इस बात का पता चला कि भाई अलग अलग जलवायु में अलग अलग तरीके की वनस्पतियाँ होती हैं। फिर बीज कैसे अपने डंठल से टूट कर गिर जाते हैं, तो उन्होंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि बीज किस तरीके से गिरते हैं और गिर के फिर से अंकुरित होकर नया पेड़ बन जाते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे खेती करने का प्रोसेस सीखा, पेड़ लगाना, ये सब चीज़ें सीखा। चिड़िया और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी, इस तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू की होगी, और चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की गई होगी ताकि वो ठीक से बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो याद रखिए कि पहला जानवर जिसे पालतू बनाया गया था वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था।
धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे वो पशुपालक भी बन गए। तो किस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे खेती करना शुरू, कृषक बन गए और पशुपालक। कहाँ वो आखेटक और संग्राहक थे और कहाँ वे धीरे धीरे एक पशुपालक और कृषक बन गए। बसने की प्रक्रिया, यहाँ पर एक दिया है टॉपिक है बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। ठीक है, तो वो पहले क्या करते थे, वो मतलब वे पहले क्या करते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते थे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं रहते थे, क्योंकि वो फूड सर्च करते थे। लेकिन अब ये क्या करने लगे, धीरे धीरे खुद भोजन उगाने लगे, पौधों जानवरों को पालने लगे। तो इस प्रोसेस को बसने की प्रक्रिया कहते हैं। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवर का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग अपने उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिन्हें बीमार होने की संभावना कम हो है। ऐसे पौधे जो आसानी से उग जाएं और जल्दी ख़राब ना हो, और इसी तरीके के जानवर जो जल्दी बीमार ना हो, तो वे उन्हीं को पालना पसंद करते थे। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने का अनाज पैदा हो, साथ ही मजबूत डंठल अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जा सकता था और फिर से उन्हें उगाने के लिए उनके गुण को सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू पशु के दांत, सींग छोटे होते थे। तो ऑब्वियसली ऐसे पौधे चुनेंगे जो कि आसानी से उग जाएं और जल्दी ख़राब ना हो, जल्दी उनमें कोई बीमारी न लगे और मजबूत हों, इस तरीके के पौधे चुनते थे। और जानवर ऐसे चुनते थे जो हिंसक न हो, आक्रमण न करते हों। ठीक है, तो अब इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है, कौन सा पालतू सूअर का है, आप बता सकते हो? बताइए कमेंट में। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल में गेहूँ और जौ आते हैं। तो याद रखिए, पहला जानवर जो पाला गया था वो था आपका कुत्ते की पूर्वज, और जो हमारा पहला जो फसल उगाई गई थी वो गेहूँ और जौ था। ठीक है, अब कुत्ते के बाद कौन से जानवर पाले गए थे? भेड़ बकरी के पाले गए थे। अब एक नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, कुछ महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। तो बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनका सुरक्षा करना, तो इसमें बहुत सारे काम होते थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग इन्हें बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को भंडारण की बात सोचनी पड़ी। तो धीरे धीरे देखिए कहाँ वो जंगल से कंदमूल, फूल इकट्ठा करके खाते थे, अब वे अनाज उगाएं, फिर वो सोचें कि इस अनाज को हमें साल भर चलाना भी है और साथ में इनको बीज की तरह भी यूज करना है। तो अब वो धीरे धीरे इसको स्टोर करने के बारे में भी सोचने लगे। बहुत से इलाकों में लोगों ने फीड के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। ठीक है, अगला है जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ साथ दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत होता है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो पशुपालन उनके लिए भोजन के भंडारण का एक तरीका और था। यहाँ पे एक और हम अनाज कैसे कैसे यूज किया जाता था, बीज के रूप में,
खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में। तो इस प्रकार अनाज का ये यूज़ था। अब आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो हम आरंभिक कृषक और पशुपालकों के बारे में क्या करेंगे, पता करते हैं इस चैप्टर में। तो इसमें लिखा है मानचित्र 2 देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? तो ये हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था कि कई सारे ब्लू कलर के स्क्वायर्स बने हुए थे। तो वो मैंने उसी समय बताया था कि भाई ये कौन सी जगह है, ये नवपाषाण काल की जगह है। यहाँ पर लोगों के कृषक होने और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले थे। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से पश्चिम उत्तर जो क्षेत्र है वहाँ पर, आधुनिक कश्मीर में और दक्षिण भारत में पाए गए। तो मैं आपको दिखा दूँ वो मैप फिर से। हाँ, तो चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था, इस मैप को ज़रा देखिए फिर से। ये तो देखिए ये बहुत सारी जगह नवपाषाण युग के, नवपाषाण पूरा स्थल है। तो जैसे बुर्जहोम ये हमारे जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पे महागढ़ा, चिरांद और दावोजली हेडिंग और हल्लूर, पय्यमपल्ली, ठीक है, मेहरगढ़। तो ये नवपाषाणिक पूरा स्थल है जिनके बारे में बात हो रही है। जी हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियों की थी। तो ये जो स्क्वायर्स हमने अभी देखा मैप में, ये कृषक और पशुपालक की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते थे। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष मिले। तो इन जगहों पर बेसिकली बहुत सारी जगहों पर जले हुए अनाज के दाने के अवशेष मिले। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर ये जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों को पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो कुछ जगह की हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ देखिए मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में आता है, तो यहाँ पे क्या क्या मिला था, यहाँ पे गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी के साक्ष्य मिले थे। और आधुनिक उत्तर प्रदेश में एक जगह में एक पूरा स्थल है कोलीगढ़वा, यहाँ पे चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले थे। फिर महागढ़ा, ये भी आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। तो दो चीज़, कोलीगढ़वा और महागढ़ा उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे चावल और मवेशी हड्डियों के यहाँ पे भी मिले थे। फिर गुफक्राल ये कश्मीर में है, और बुर्जहोम ये दोनों कश्मीर में हैं। तो यहाँ पे दलहन, गेहूँ, कुत्ते, मवेशी, भैंस, बकरी के इनके मिले थे। चिरांद बिहार में है इस समय। ये गेहूँ, यहाँ पर गेहूँ, हरा चना, जौ, भैंस, बैल, इसके साक्ष्य मिले। और हल्लूर ये आंध्र प्रदेश में, हल्लूर और पय्यमपल्ली ये इस समय आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर देखिए हल्लूर में ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर इन सब के साक्ष्य मिले। और पय्यमपल्ली में काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर ये सब मिले थे। ठीक है, तो इनमें सारी जगहों का ये लिस्टिंग नहीं है, उनमें से कुछ जगहों की बताई गई है। अब बात करते हैं कि स्थायी जीवन की ओर। देखिए ये चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है, तो हम लोग पढ़ते हैं स्थायी जीवन की ओर। तो पुरातत्वविदों को कुछ पूरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे बुर्जहोम जो इस समय कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहते हैं। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे
ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना बनाते होंगे। अब बात है एक गर्तवास का चित्र बनाओ। तो देखिए जो आपका ज़मीन के अंदर जो घर बनाया जाता है, ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे बुर्जहोम में इस तरीके के घर मिले थे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें कई ऐसे पत्थर हैं जो पूरा पाषाण उपकरणों से भिन्न थे। इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इसमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए पॉलिश भी, अब यहाँ पे पॉलिशिंग भी होने लगी पत्थर के औजारों में। ओखली और मुशल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज के हज़ारों साल बाद भी ओखली और मुशल का उपयोग किया जाता है अनाज पीसने के लिए। गाँव में ओखली वगैरह का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता आ रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। यहाँ पे देखिए कुछ औजार हैं। ये देखिए पूरा पाषाण से बिल्कुल भिन्न औजार अब है। नवपाषाण युग में पुरास्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज और आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। तो इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य क्षेत्रों में हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपनाया गया। तो यानी ये पृथ्वी पे पूरे हर जगह नहीं हो रहा है। कहीं कहीं दूसरी जगहों पर पता चला कि ये सिर्फ हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान, मतलब सिर्फ हम अपने उपमहाद्वीप एशिया के जो दक्षिणी उपमहाद्वीप है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ की बात करें, यहाँ पर क्या हुआ कि जबकि दूसरे देशों में अभी भी वे आखेटक थे और आपके संग्राहक थे, यहाँ पर खेती और पशुपालन करने लगे थे लोग, ठीक है। बहुत से लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाते थे, ठीक है। अगला है, ये एक पात्र दिखाया गया है उस समय की। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? बताइए क्या रखा होगा? अन्य रीति रिवाज। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कहते हैं। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है जिनमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे। इन्हें जनजाति कहते हैं। तो देखिए इसमें ऐसे ये लोग समूह बना के रहने लगे। तो जो किसान और जो पशुपालक थे ग्रुप बना के रहने लगे, इन्हें जनजाति कहते थे। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते थे जो संभवतः पहले से ही प्रचलित है। अब आइए एक नया वर्ड आया, जनजाति। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह से परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन, मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें ज़मीन तैयार कर, बीज बोने, पौधे का देखभाल करने से लेकर फसल कटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधे का देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधे और फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। महिलाएं फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंड को चराते हैं, जबकि छोटे बच्चे छोटे झुंडों को, जो बड़े झुंड होते थे जानवरों को, पुरुष चराते थे और बच्चे जो है वो छोटे जानवरों को, छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई, दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते थे। इस तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरी बुनने, औजार और खोपड़ियों बनाने का काम भी साथ साथ किया करते थे। गाना, नाच, घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा था। कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते थे। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान या अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता था। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं कुछ बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती थी। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियाँ, चित्रकारी भी शामिल है। इससे जिसे वे उनके अपने देवी देवता, देखिए जनजातियों के अपनी अलग परंपराएं थी जिन्हें वो फॉलो करते थे और उनके अपने देवी देवता भी होते थे।
ज़मीन, जंगल, घास के मैदान और पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी। तो देखिए ये जो ज़मीन, जंगल, घास और पानी जो है वो सब पूरे कुनबे की संपत्ति थी, जिसका उपयोग सभी एक साथ करते थे। ठीक है, इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं था, इसलिए जनजाति समान अन्य समाज से भिन्न होती थी। इन अन्य समाज के बारे में तुम क्या पढ़ोगे? ठीक है, अब है सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ अभी कहाँ था? आप पता है कि ये आपका आ जाता है कि मेहरगढ़ आपका आ जाता है पाकिस्तान में। ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते, अब देखिए यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। मेहरगढ़ कहाँ है? ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ, जौ और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों के पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इसमें हिरण, सुअर, जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी शामिल थी। इसके बाद के स्तरों में से भेड़, बकरियों की हड्डियाँ मिली हैं। तो उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की ही हड्डियाँ मिली है। ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के विशेष अवशेष भी थे। प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे थे, जिसमें वे संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। पहले और बाद के स्तर। तो जब पुरातत्व अभी स्तर हम पढ़ें कि देखिए हम क्या पढ़ रहे थे कि ऊपर के स्तर में इनकी हड्डियाँ मिले, उसके नीचे के स्तर में, तो ये स्तर क्या है? तो देखिए जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं, कौन से बाद के? तो यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया है, इसमें 1 2 3 4 करके ऐसे लेयर दिखाई गई है। तो जो सबसे पहला जो लेयर है उसमें जो भी अवशेष मिले होंगे ऑब्वियसली ये सबसे रिसेंट होंगे, सबसे नए होंगे। उसके बाद उससे पुराने, उसके बाद उससे पुराने, और सबसे नीचे वाला सबसे पुराना होता होगा। तो यही चीज़ है। अच्छा, मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिलती हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था, तो संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए दफनाया गया होगा। ठीक है, अब तो हमने मेहरगढ़ को पढ़ लिया। मेहरगढ़ कहाँ था? हमारा इस समय पाकिस्तान में ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास था। अब बात करते हैं, एक और हम स्टडी करेंगे, वो है दाओजली हेडिंग। दाओजली हेडिंग यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। ये कहाँ पर है? ये चीन और म्यांमार की तरफ जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की एक घाटी की एक पहाड़ी पर है। यह खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं? खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त पूरा स्थल से काष्ठाश्म क्या होती है? बहुत पुरानी लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है। तो मतलब काष्ठाश्म मतलब कि बहुत पुरानी लकड़ी जो धीरे धीरे कठोर होते होते पत्थर बन गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बर्तन और औजार भी मिले। अब यहाँ पे अन्यत्र पढ़ लेते हैं। एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग में सबसे पहले प्रसिद्ध स्थानों में एक चताल हयुक तुर्की में है। तो एक और स्थान है जिसका नाम है चताल हयक, ये तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों में कई चीज़ें लाई गई हैं। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई गई है और इसका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए और वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर लाया करते थे। तो यहाँ पे जो तुर्की में ये जो आपका स्थान है युक्त चताल हुयुक, यहाँ पर लोग बाहर से भी चीज़ें
लाते थे, मतलब जैसे कि चीन से इन्होंने क्या लाया, चकमक पत्थर, लाल सागर से कौड़ी, भूमध्य सागर से सीपियाँ, तो ये लोग ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मिली। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये चैप्टर हो गया ख़त्म। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी तरह हम एनसीईआरटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। हम 6 to 12 सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे धीरे धीरे। तो थैंक यू, सपोर्ट अस।